ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द मेथड्स ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मीनिंग्स आउट ऑफ अ क्रिएटिव टेक्स्ट एज डिस्क्राइब्ड बाय बेल्सी इन अ क्रिटिकल प्रैक्टिस। या इस तरह पूछा जा सकता है कि हाउ वुड यू प्रोसीड इन क्रिटिकल स्टडी, एनालिसिस और इवैल्यूएशन ऑफ अ पीस ऑफ लिटरेचर। कि या तो पहला उन्होंने कहा कि इस तरह पूछ सकते हैं आपसे कि आप मेथड बताओ कि किस तरीके से मीनिंग निकाला जा सकता है किसी भी क्रिएटिव टेक्स्ट में से। जैसे कि बेल्सी ने बताया है अपने क्रिटिकल प्रैक्टिस में कि उसने एक तरीका बताया हुआ है कि हम मीनिंग इस तरह किसी के लिखे हुए टेक्स्ट में से हम इस तरह उसका मीनिंग अखज़ कर सकते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा था। दूसरा, या वो इस तरह पूछ सकते हैं कि हाउ वुड यू प्रोसीड इन क्रिटिकल स्टडी, एनालिसिस, इवैल्यूएशन ऑफ अ पीस ऑफ लिटरेचर। कि आप किस तरह करेंगे, एक क्रिटिकल स्टडी कैसे करेंगे, आप किसी चीज़ को एनालाइज करेंगे कैसे करेंगे लिटरेचर को, या आप इवैल्यूएट कैसे कैसे करेंगे किसी पीस ऑफ लिटरेचर को। अब इसका जवाब है कि हिस्ट्री ऑफ क्रिएटिव आर्ट शोज़ अ फैक्ट that art and criticism run side by side. Sometimes art takes place of criticism and sometimes criticism takes place of art. History of criticism is as deep as arts of itself. Criticism has been a branch of literature in the most developing periods of human history. Like other arts of the world, it also involves so many theories and sometimes so many origins. Therefore, history of criticism has become itself a subject. So many critics have developed a variety of theories regarding the evaluation of a piece of literature. अब वो कहते हैं हिस्ट्री जो क्रिएटिव आर्ट की हिस्ट्री है वो हमें बताती है कि आर्ट और क्रिटिसिज्म जो है वो साथ साथ चलते हैं, और समटाइम्स आर्ट जो है उसकी क्रिटिसिज्म की जगह ले लेता है और समटाइम्स जो क्रिटिसिज्म है वो आर्ट की जगह ले लेता है। और क्रिटिसिज्म की जो हिस्ट्री है वो उतनी ही गहरी है, उतनी ही पुरानी है जितनी कि आर्ट की है। और क्रिटिसिज्म हैज़ बिन अ ब्रांच ऑफ लिटरेचर इन द मोस्ट डेवलपिंग पीरियड्स ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। और क्रिटिसिज्म जो है लिटरेचर का पार्ट काफ़ी अरसे से रहा है, और डेवलपिंग पीरियड थे इंसानों के, जो ह्यूमन हिस्ट्री के, उसका भी पार्ट उस वक्त में भी क्रिटिसिज्म लिटरेचर का पार्ट रहा है। दूसरे आर्ट की तरह दुनिया के ये भी क्रिटिसिज्म में भी इट इन्वॉल्व सो मेनी थेरीज। क्रिटिसिज्म में भी बहुत ज़्यादा थेरीज हमें मिल जाती हैं, जैसे कि समटाइम्स सो मेनी ओरिजिन्स, उसके ओरिजिन्स मिल जाते हैं, यानी कि कहाँ से उसकी बर्थ कहाँ से हुई थी क्रिटिसिज्म की। इस किस्म के ओरिजिन्स भी हमें बहुत ज़्यादा मिलते हैं, जिस तरह आर्ट के हमें मिलते हैं, और इसी तरह हमें उसके भी मिलते हैं क्रिटिसिज्म के। Therefore, history of criticism has become itself a subject. इसी तरह क्रिटिसिज्म जो है अब खुद ही अपने आप में ही एक सब्जेक्ट बन चुका है। So many critics have developed a variety of theories. बहुत ज़्यादा critics ने अपनी अपनी theories दी हैं regarding कैसे evaluate करना है एक piece of literature को। अब कैथरीन बेल्सी जो है, in her work, critical practice has put forward following two methods for extracting meaning and evaluation of a given piece of text. अब बेल्सी ने दो तरीके बताए हैं कि हम इस तरीके से अपने क्रिटिकल प्रैक्टिस का जो उसने जो एक बुक लिखी है या उसका जो काम है क्रिटिकल प्रैक्टिस, उसमें उसने दो तरीके बताए हैं कि हम इस तरीके से एक किसी भी टेक्स्ट का मीनिंग अखज़ कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कि इस टेक्स्ट में जो लिखने वाला है वो ये कहना चाह रहा था। पहला है एनालिटिकल क्रिटिसिज्म. This is the most common category of criticism. It may be further divided into other branches, but the main object of all these modes is to analyze a given piece of literature. इसके पहली कैटेगरी जो कॉमन कैटेगरी है वो क्रिटिसिज्म की है, ये एनालिटिकल है, और ये काफ़ी और ब्रांचेस में भी डिवाइड होती है। लेकिन इसका जो मेन मकसद है वो ये है कि हम एक गिवन पीस ऑफ लिटरेचर को, एक जो लिटरेचर के काम को हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं। द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एनालिटिकल क्रिटिसिज्म इज द इमेज और कॉन्सेप्ट ऑफ रीडर इन द माइंड ऑफ राइटर। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है एनालिटिकल क्रिटिसिज्म का इज़ द इमेज और कॉन्सेप्ट ऑफ रीडर, कि क्या इमेज है, क्या कॉन्सेप्ट है रीडर का इन द माइंड ऑफ राइटर। लिखने वाले जब वो एक किताब लिखते हैं ना, तो वो सोच के लिखते हैं कि हम ये किताब किसके लिए लिख रहे हैं, कौन से डेमोग्राफिक के लिए लिख रहे हैं, कौन सा एज ग्रुप है, किस किस्म के लोगों को हम टारगेट कर रहे हैं। जब भी कुछ लिखा जाता है ना, ये सब चीज़ें सोच समझ के लिखा जाता है। कोई किताब लिखी जाती है, कुछ आर्टिकल लिखा जाता है। जिस तरह अगर हम हेल्थ और फिटनेस के आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वो किस किस्म के लोगों को टारगेट कर रहे हैं। फ़र्ज़ करो अगर वो बूढ़े लोगों के लिए लिखा जा रहा है कि हाँ, आप इस एज के बाद वाले लोगों को हम टारगेट कर रहे हैं, और उनकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू उनको क्या है, उनको क्या क्या चाहिए उनकी अपनी डाइट के अंदर, हम उसको मद्देनज़र रख के हम लिखते हैं। अगर हम बच्चों के बारे में लिख रहे हैं तो हम उस एज ग्रुप को मद्देनज़र रखते हुए लिखेंगे, और फिर हम ये वाले फैक्टर्स भी अपने उसमें रखेंगे, सोच में रखेंगे लिखते हुए, कि क्या जो हम चीज़ें उनको सजेस्ट कर रहे हैं क्या वो उनको अवेलेबल होगी, क्या। यानी कि अगर हम गांव के बच्चों के लिए लिखेंगे तो हम किसी और तरीके से लिखेंगे, जब शहर के बच्चों के लिए लिखेंगे तो हम किसी और तरीके से लिखेंगे। इस किस्म की सोचें हर एक राइटर के दिमाग में होती हैं लिखने से पहले।
अब नेक्स्ट आता है, द राइटर वाइल राइटिंग अ टेक्स्ट ऑलवेज कीप्स in his mind the personality of the person who is supposed to read the text in future. अभी दूसरी उन्होंने बात की है कि जो राइटर है ना वो पर्सनालिटी भी जहन में रखता है कि मैं किस किस्म की पर्सनालिटी के बारे में लिख रहा हूँ. कि फ़र्ज़ करो अगर हम जिस तरह हम किताबें लिखी जाती हैं ब्लैक वेमेन पे लिखी जाती हैं, फेमिनिस्ट बहुत ज़्यादा इस बारे में लिखते हैं, तो वो जो है अमेरिका का जो ब्लैक कम्युनिटी है उसको मद्देनज़र रख के लिख रही होती है कि उनकी पर्सनालिटी ये है, ये इस किस्म के लोग हैं जिनको गलत मिसजज किया जाता है कि हर जो काला होगा वो मुजरिम होगा, या हर काला होगा उसके पास गन होगी, इस किस्म की चीज़ें. या औरतें होंगी जिस तरह उनको ग़ुलाम शुरू से रहे हैं ये लोग, उस कॉन्टेक्स्ट में लिखेंगे कि हाँ इनको जो लेबर साइड पे इस किस्म की जो जॉब होती हैं, मीनियल जॉब्स होती हैं, उसी साइड पे इनको नौकरियां मिलेंगी. इस किस्म के कुछ पर्सनालिटी टाइप्स होते हैं जो हम लोग जहन में रख के कर रहे होते हैं कि ये एग्रेसिव होगा ये इंसान, या ये इंसान बहुत मेलो होगा, नरम दिल का इंसान होगा. इस किस्म की पर्सनालिटीज़ भी जहन में रखते हुए राइटर लिखता है. Therefore, the first critic is the writer himself. इस वजह से जो पहला क्रिटिक होता है, यानी कि क्रिटिसिज्म की जो ईजाद हो जाती है वो राइटर के खुद के अपने अंदर से हो जाती है. He leaves some points unexplained or some others over-explained because he is bearing the image of the reader in his mind beforehand. कुछ पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर देता है, अनएक्सप्लेन कर देता है, कुछ को करता ही नहीं है, कुछ को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर देता है क्योंकि उसके माइंड में एक इमेज है कि रीडर ये वाली बात समझ जाएगा ऑटोमेटिकली, और ये बातें इसको समझाने की ज़रूरत है, इसलिए वो ओवर एक्सप्लेन कर देता है. जिस तरह अगर हम बच्चे को समझाएंगे तो कुछ पॉइंट्स हम बहुत ज़्यादा समझा देंगे उसको, और कुछ हमें पता है कि ये इसके लेवल की बात है तो ये समझ ही जाएगा. जिस तरह अगर हम किसी को इंग्लिश पढ़ाने की बात करेंगे तो हम बहुत बेसिक्स उसके देखेंगे कि कहाँ कौन सी वो बातें समझ पाएगा, कौन सी बातें नहीं समझ पाएगा. फिर उसका एजुकेशन बैकग्राउंड देखेंगे हम, उसका हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर देते हैं, कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं, कुछ चीज़ें ओवर एक्सप्लेन कर देते हैं, और यही काम राइटर करता है. नाउ व्हेन दैट टाइप ऑफ टेक्स्ट गोज इन द हैंड ऑफ दैट सपोज्ड रीडर, द क्रिटिसिज्म टेक्स इट्स बर्थ अल्टीमेटली और विदाउट कॉन्शियस एफर्ट. और जब इस किस्म का टेक्स्ट रीडर के हाथ में जाता है तो क्रिटिसिज्म की बर्थ हो जाती है. क्रिटिसिज्म की बर्थ हो जाती है बग़ैर कॉन्शियस एफर्ट के, कि उसको कुछ करना नहीं पड़ता, कुछ बहुत ज़्यादा सोच या अकल लड़ानी नहीं पड़ती है. ऑटोमेटिकली एक सिस्टम ये बनता जाता है क्योंकि शुरू से क्रिटिसिज्म की ईजाद हो चुकी होती है राइटर से पहले. और जैसे इस किस्म का एक छना हुआ टेक्स्ट, एक हर चीज़ एक फ़िल्टर्ड टेक्स्ट जब जाता है रीडर के हाथ में, तो क्रिटिसिज्म की ईजाद वहीं पे, की बर्थ वहीं पर हो जाती है. क्योंकि अब ज़ाहिर बात है वो जिस रीडर के हाथ में जाएगा, ज़रूरी नहीं है जो चीज़ें राइटर ने सोची हैं वो एग्जैक्टली उस तरह से उसको सोचेगा रीडर. तो कुछ पॉइंट्स, जो चीज़ें उसने ओवर एक्सप्लेन की होंगी, जो चीज़ें उसने अनएक्सप्लेन की होंगी, उन चीज़ों को देखते हुए वो सोचेगा कि उसने ये क्यों नहीं किया उसने. क्योंकि आप इंसान की साइकोलॉजी को नहीं जान सकते. आप हर इंसान की आप मोटे पॉइंट्स देख सकते हो कि अच्छा हाँ इसमें ये है, ये इंसान ये बात समझ लेगा, ये बात ये समझ लेगा. लेकिन हम जो चीज़ इग्नोर कर देते हैं वो है सर्कमस्टांसेस, कि हर इंसान डिफरेंट सोशल सर्कमस्टांसेस से उठ के आ रहा है, हर किसी का सराउंडिंग हो रही है, एनवायरनमेंट हो रहा है जिसमें पला बड़ा है वो. तो इसलिए कुछ चीज़ें हम स्किप कर जाते हैं. जब हम चीज़ें स्किप कर जाते हैं ना, वहाँ पे क्रिटिसिज्म की ईजाद हो जाती है, वहाँ पे क्रिटिसिज्म का बर्थ हो जाता है कि हर इंसान जब अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वो देखता है, अपने लेंस से देखता है, जिस लेंस से वो दुनिया में बड़ा हुआ है, जिस लेंस से वो दुनिया को अपने नज़रिए से देखता आ रहा है ना, जब वो उस तरीके से देखता है और कुछ चीज़ें देखता है कि यार ये इसने ज़्यादा कर दी हैं और ये इसने ज़्यादा नहीं की हैं, या इस पॉइंट को इसने एक्सप्लेन इस तरह किया है, इसने ऐसा क्यों किया है, वहाँ पर क्रिटिसिज्म की ईजाद हो जाता है. नेक्स्ट है, here we must also be sure of some of other images in the mind of a writer while creating the text. Here, for example, the image of society, the facts he's going to present, and the idea or theme of change he's supposed to bring in the social behavior of the reader. और यहाँ पे वो कहता है कि हमें इस चीज़ पे भी ध्यान रखना चाहिए कि जो दूसरी इमेजेस उसके राइटर के माइंड में होती हैं, वो क्या चेंज लाना चाहता है सोसाइटी में लिखते हुए. जाहिर बात है जब हम लिख रहे होते हैं तो आप कुछ ना कुछ आपका मकसद होता है, आप या तो चेंज लाना चाह रहे होते हो. जिस तरह हम जंग के दौर में या कोई रेवोल्यूशन जब होने, इनकलाब आने वाला होता है, जो जिस किस्म की राइटिंग्स और जिस किस्म के आर्टिकल्स, जिस किस्म के ब्लॉग्स सरफेस कर रहे होते हैं ना हम लोगों के मुआशरे में, वो इस किस्म के होते हैं कि वो लोगों की आंखें खोल सकें, कि वो एक लोगों को पहले से उनका एक तैयारी का प्रोसेस चल रहा होता है कि ये चीज़ें हम आप लोगों में देखना चाहते हैं, अपनी आंखें खोलें. और ये एक तरह से इंसान को तैयार कर रहा होता है इनकलाब के लिए, क्योंकि वो उन लोगों के माइंड फीडिंग स्टार्ट हो चुकी होती है कि ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है.
और हमारा मकसद ये है कि सोसाइटी को हम इस साथ में हम सजेशंस दे रहे होते हैं कि हम चाहते हैं ऐसा हो जाए, हम चाहते हैं ऐसा हो जाए, जो उस हुक्मरान ने हमारे साथ ये किया है हम चाहते हैं कि ये हुक्मरान हमारे साथ ऐसा ना करता, और अगर हम इस हुक्मरान को चुनेंगे तो हमारे लिए ये हम लोगों के बेनिफिट्स आ सकते हैं, इस किस्म की बातें। अब यह है कि फॉर एग्जाम्पल द इमेज ऑफ सोसाइटी, द फैक्ट्स ही इज़ गोइंग टू प्रेजेंट एंड द आइडिया और थीम ऑफ चेंज इज सपोज टू ब्रिंग इन द सोशल बिहेवियर ऑफ द रीडर। अब ये सब बातें उसके जहन में होती हैं कि किस सोसाइटी के बारे में मैं लिखना चाह रहा हूँ, किस किस्म का चेंज मैं लाना चाह रहा हूँ अपनी राइटिंग के थ्रू। ऑल दीज इमेजेस टुगेदर गिव अ काइंड ऑफ रियलिज्म टू दैट टेक्स्ट ऑफ अ राइटर। In this way, to analyze a text means to see it in the context of the psychology of reader and writer in the perspective of social norms. अभी जो सारी इमेजेस होती हैं ना, ये एक रियलिज्म होता है जो टेक्स्ट में आ जाता है राइटर के, और इस तरीके से हम एनालाइज कर सकते हैं। एनालाइज अ टेक्स्ट मीन्स टू सी इट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइकोलॉजी। हम उसके मतलब को एनालाइज कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि किस साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में उसने अपने और रीडर के, राइटर का अपना साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट कि उसका क्या था, वो क्या सोचता था, उसका बैकग्राउंड क्या था, कौन सा स्कूल ऑफ थॉट फॉलो करता था वो, यानी कौन सी आइडियोलॉजी फॉलो करता था। फ़र्ज़ करो कि अगर उस ज़माने में अगर ये जो चौधरी रहमत अली वगैरह या कायद आज़म वगैरह कुछ लिखेंगे तो उनकी आइडियोलॉजी थी कि टू नेशन थेरी वाली आइडियोलॉजी कि हाँ हम दो अलग कौमें हैं, तो वो जिस किस्म का टेक्स्ट लिखेंगे और जिस किस्म का चेंज चाहेंगे तो वो उसको अपने साइकोलॉजिकल उस थीम को देखते हुए टेक्स्ट लिखेंगे, और वो जिस रीडर को वो टारगेट कर रहे हैं वो उसका भी देखेंगे कि उसका साइकोलॉजिकल क्या है, क्या वो सपोर्टर है टू नेशन थेरी का, क्या वो सपोर्टर नहीं है, इस किस्म की बात। नेक्स्ट आ जाता है, और सोशल नॉर्म्स भी हम लोगों के इसी उसमें आते हैं। नेक्स्ट, इन दिस टाइप ऑफ क्रिटिसिज्म द इंफॉर्मेशन अबाउट राइटर्स पर्सनल लाइफ, हिज एक्टिविटीज एंड थीम प्रेजेंटेड in his other books help a common reader to develop some analytical approach about the given piece of text. We do not feel any need to pay any attention to the material or facts provided in the words or structure of the text. अब जो हम एनालिटिकल क्रिटिसिज्म की बात करते हैं ना, तो हम ज़्यादा देख रहे होते हैं कि राइटर का बैकग्राउंड क्या है, राइटर ने पहले काम क्या किया हुआ है, उसकी पिछली किताबें क्या हैं, क्योंकि एक फॉलोअप अक्सर जब राइटर्स लिखते हैं ना तो एक फॉलोअप लिख रहे होते हैं, ऐसा है ऐसा है ऐसा है। जिस तरह अगर हम एक राइटर है खालिद ऐसा करके कुछ है जो अफ़गानिस्तान के बारे में उसके हालात के बारे में लिखता है, तो वो जो एक किताब लिखेगा वो भी उसी कॉन्टेक्स्ट में, अफ़गानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, दूसरी किताब यानी कि सिविल वॉर के कॉन्टेक्स्ट में लिख रहा है, तो हमें पता चल जाता है कि अच्छा ये इसका एक सोच का पैटर्न समझ में आ जाता है कि यार ये इसी पैटर्न के अंदर सोच रहा है। फ़र्ज़ करो अगर हम देखेंगे कि अगर एक वकील है तो वो किस बारे में लिख रहा है, अगर एक डॉक्टर है तो वो किस बारे में लिख रहा है, तो हमें पता चल जाएगा, क्योंकि इसने जो राइटिंग है वो हकूक़ के बारे में है, वो सोशल जस्टिस के बारे में है, वो अदालती निज़ाम के बारे में है। तो हमें राइटर के बारे में जानने से हमें पता चल जाता है कि वो उसका फ्रेम ऑफ माइंड क्या है। और एनालिटिकल क्रिटिसिज्म में हम उस चीज़ पर ज़्यादा गौर करते हैं, बजाय इसके कि हम टेक्स्ट जो है इन इट सेल्फ क्या कह रहा है, राइटर को मद्देनज़र रखे बगैर, राइटर जो है वो बाहर है, सिर्फ हम टेक्स्ट को देखें, ये इस किस्म की बात नहीं करता। ये बात करता है कि राइटर को देखो, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका पिछला वर्क क्या है, उस चीज़ को देखो, उसकी एक्टिविटीज़ क्या रही हैं। ये हम लोगों को एनालिटिकल अप्रोच में देखा जाता है, और हमें कोई ज़रूरत नहीं होती है जब हम एनालिटिकल क्रिटिसिज्म को देखते हैं, हमें ज़रूरत नहीं महसूस होती कि हम उसके मटीरियल को देखें कि उसने क्या मटीरियल पुट किया है अपने टेक्स्ट के अंदर, कौन कौन से उसने हक़ाइक़ बयान किए हैं उसके अंदर, हम उसको देखें। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट इज समथिंग लाइक प्री एग्जिस्टिंग द क्रिएशन ऑफ टेक्स्ट। The idea presented in the text are mostly the ideas we have come across in the practical life in some practical social surroundings. अब होता है जो हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है ना टेक्स्ट की, वो प्री एग्जिस्टिंग होती है क्रिएशन ऑफ टेक्स्ट से, यानी कि हम जिस तरीके से टेक्स्ट पढ़ेंगे ना, हमारा माइंड ऑलरेडी बन चुका होता है। अगर हम एक टेक्स्ट पढ़ते हैं ना कि अफ़गानिस्तान और ये जो अमेरिका की जंग हुई थी, तो हमारा एक परसेप्शन बन चुका हुआ है कि वो एक जंग गलत थी। इस तरीके से हमारा एक बन चुका होता है माइंडसेट कि हमने इस तरीके से इस टेक्स्ट को आगे लेकर चलना है। अगर हम फेमिनिज़म के नाम से एक बुक का एक कवर पे ऊपर पढ़ लेते हैं फेमिनिज़म, तो हमारा एक बन जाता है कि अच्छा ये है, और औरतों के साथ जो हमारी सोसाइटी में जो हुआ है हम उस नज़र से उस किताब को देखते हैं। द आइडियाज़ प्रेजेंटेड इन द टेक्स्ट आर मोस्टली द आइडियाज़, और जो आइडियाज़ किताब के अंदर दिए जाते हैं वो आइडियाज़ होते हैं जो हम अक्सर अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उनसे दो चार हुए होते हैं, इन सम प्रैक्टिकल सोशल सराउंडिंग में, किसी भी सोशल सराउंडिंग्स के अंदर। Common sense plays an important role in this type of criticism, as in it based on facts given in the text and experiences undergone in the social circumstances. और इसमें जब हम
इसका बहुत बड़ा पार्ट है इसका एनालिटिकल क्रिटिसिज्म का, कि इसमें कॉमन सेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। कि क्योंकि हम लोगों का एक माइंडसेट पहले से बन चुका होता है, तो हम ये सोचते हैं कि हाँ ये हमें पता है क्योंकि ये ऑलरेडी हम लोगों के साथ हो चुका है, हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं या हम इसको देख चुके हैं होता हुआ, तो एक कॉमन सेंस बन जाती है कि हाँ अच्छा ये होगा, या ये इसका मतलब ये होगा, या ऑब्वियसली इसका मतलब यही होगा। In this type of criticism, two types of forces govern: the force of human nature, which we can find in nearly all human beings, and the forces of social circumstances given particularly to the individual of that text. इस किस्म के क्रिटिसिज्म में दो चीज़ें जो होती हैं वो काम कर रही होती हैं, अपना दो फोर्सेस जो होती हैं वो गवर्न कर रही होती हैं। वो क्या होती है? एक तो होती है कि जो हमारी ह्यूमन नेचर की जो फोर्स है, जो हम हर इंसान में पाई जाती है, और दूसरी जो फोर्स होती है वो सोशल सर्कमस्टांसेस की होती हैं, कि दूसरे एक तो हम लोगों का खुद का जो सोचना है एज ए ह्यूमन, हम जो सोचेंगे एक, और एक दूसरा होगा जो सोशल सर्कमस्टांसेस हमें मजबूर कर दिए। कुछ लोग सोचेंगे, एक बीइंग ह्यूमन हमें लगेगा कि अगर किसी को मार पड़ रही है तो वो गलत है, बीइंग ह्यूमन हमारा ये होगा, लेकिन अक्सर हमारे सोशल सर्कमस्टांसेस वो चेंज कर देते हैं कि हाँ अच्छा इस बंदे ने काम क्या किया है, अगर किसी चोर को मार पड़ रही है तो कभी हमारे लिए ठीक होगा, कभी हमारे लिए हो सकता है उस ठीक ना हो। जिस तरह कुछ मुल्कों में जो सज़ाए मौत है उसको वो कहते हैं ये ठीक नहीं है, ये बदला है, ये आप उसको, ये जस्टिस नहीं है, आप जस्टिस की तरफ आओ, बजाय इसके कि ये आप क्या अदले बदले में लगे हुए हो। आई फॉर एन आई वाला जो रूल है इसको ख़त्म करो। ये वो सोशल सर्कमस्टांसेस ना, हमारे जिस माहौल में आप पल बढ़ रहे हो वैसी सोशल थिंकिंग रखोगे। एक हमारा वो फोर्स हो गया, दूसरा वो है जो हम लोगों का इननेट है, जो हम लोगों का नेचुरल है, जो कुदरती हम लोगों के अंदर से आता है। दूसरा है The basis and the reason of an analytical approach, therefore, is a function of classical realism and common sense in the reading of a literary text. It needs to be explained that if a common sense helps creating the classic realism, or the classic realism helped developing common sense. अब वो कहता है जो बेसिस और रीज़न है एनालिटिकल अप्रोच की वो क्लासिकल रियलिज्म है और कॉमन सेंस है जब हम लिटरेरी टेक्स्ट को पढ़ रहे होते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत अभी बाकी है कि क्या कॉमन सेंस क्रिएट करती है क्लासिकल रियलिज्म, या क्लासिकल रियलिज्म जो है वो डेवलप करता है हमारा कॉमन सेंस। नेक्स्ट हम लोगों की जो दो लोगों ने टाइप्स बताई थी इसकी, तो हमारे दूसरी टाइप्स पे आ जाते हैं हम। दूसरा है वैल्यू